Hello students, I am your science teacher Preeti ma'am and I am going to teach you of standard 8 chapter number 7, that is cell structure and the function. The topics that I am going to cover in this chapter are about the discovery of the cell, observing the organization of the cells in an organism, observing cells through the microscope, the structure of the animal cell. So let's start now. Students, you might be knowing that the living things, they carry out certain basic functions with the help of different sets of organs. हमारा जो बॉडी है वो अलग अलग फंक्शंस करता है बहुत सारे ऑर्गन्स की मदद से. अब किसे क्या कहते हैं? तो सेल से स्टार्ट करते हैं. तो व्हाट इज अ सेल? सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ. इट इज कॉल्ड एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. जो हमारा सेल है उसको हम बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं. जो हमारा सेल होता है इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स. बहुत सारे ऐसे सेल्स जो एक ही तरह का काम करते हैं, एक ही तरह का स्ट्रक्चर होता है, एक ही तरह का फंक्शन होता है, उसको हम कहते हैं एज टिश्यूज. बहुत सारे अलग अलग टिश्यूज जो थोड़े ऐसे फंक्शंस करते हैं उसको हम कहते हैं एज ऑर्गन. बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स अगर एक साथ काम करते हैं तो उसको हम कहते हैं एज ऑर्गन सिस्टम. जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, अलग अलग हमारे सिस्टम्स. और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स एक साथ काम करते हैं तो दैट वी कॉल इट एज organism. So let's begin with the discovery of the cell. You know students, like organisms, cells too were unknown before the discovery of the microscope. cells के बारे में किसी को नहीं पता था. जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में किसी को नहीं पता था बहुत सालों पहले, वैसे सेल्स के बारे में भी नहीं पता था. तो किसने पहले सेल्स के बारे में हमको जानकारी दी? वो बंदे थे रॉबर्ट हुक. सो रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व द सेल्स. उन्होंने एक कॉर्क के सेल को एग्जामिन किया अपने ही बनाए माइक्रोस्कोप के नीचे. यही है उनका जो बनाया हुआ माइक्रोस्कोप है, वो ऐसा था पहले. और उन्होंने अपने इस माइक्रोस्कोप में कॉर्क के सेल्स, और कॉर्क जो होता है इट इज़ एन बार्क ऑफ द ट्री, और बार्क होता है वो नॉन लिविंग होता है. और अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से उन्होंने जब एक कॉर्क सेल को ऑब्जर्व किया अपने माइक्रोस्कोप के नीचे, तो उन्होंने हनीकॉम्ब के जैसा नेटवर्क उनको पाया गया और इनका नाम उन्होंने दिया एज सेल्स. It resembled the honeycomb like network. और बाद में उन्होंने उनको जो भी नया उन्होंने फाइंड किया वो सारा उन्होंने पब्लिश किया अपनी बुक, जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया 1665 में. रॉबर्ट हुक ऐसे पहले बंदे थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया और कॉर्क सेल को देखा उन्होंने, और कॉर्क सेल नॉन लिविंग था. तो एंटोनी वैन लीवनहुक, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व बैक्टीरिया, प्रोटोजोवन और रेड ब्लड सेल्स जो लिविंग सेल्स थे. उन्होंने एडवांस किया, थोड़ा माइक्रोस्कोप पे उनको थोड़ा ट्विस्ट किया, थोड़े चेंजेस लाए, और फिर उसमें से अपने ही बने माइक्रोस्कोप के नीचे उन्होंने ये ऑब्जर्व किया. तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म. स्टूडेंट्स, आपने अगले क्लास में ऐसा पढ़ा ही है कि लिविंग थिंग्स जो भी होते हैं वो सेल से बने हुए होते हैं, एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ.
living things that consist of only one cell, they are called as unicellular. यूनिसेल्यूलर मतलब जो एक ही सेल से बने हुए होते हैं, यानी एक ही सेल अलग अलग काम करता है, जैसे लिविंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, रेस्पिरेशन, लोकोमोशन, रिप्रोडक्शन, सारे काम एक ही सेल करता है। जैसे हमारा अमीबा है, यूग्लिना है, बैक्टीरिया है। So these are the examples of unicellular organisms. So what are multicellular organisms? Yes, you are correct. Living things that are made up of many cells, जो बहुत सारे cells से बने हुए होते हैं, उसको हम कहते हैं multicellular. All the living things that you see around you are the multicellular organisms. जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि cells, they are the building blocks of organism. Cells that are similar in structure and they have same function, they are called as tissues. Some examples of the tissues of the human body are the muscle tissue, the fat tissue, the skin tissue. से अलग अलग types के tissues है। अलग अलग tissues मिलकर क्या बनता है हमारा organ। और अलग अलग ऑर्गन्स अगर काम करते हैं तो बनता है हमारा ऑर्गन सिस्टम। और अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स व्हेन दे वर्क टुगेदर इट कम्स टू एन ऑर्गेनिज्म। अब ऑब्जर्विंग सेल्स थ्रू माइक्रोस्कोप। मोस्ट सेल्स दे कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आई। बहुत सारे सेल्स हमको अपनी आंखों से नहीं दिखाई देते, दे नीड टू बी व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप। और हमारे स्कूल में जो माइक्रोस्कोप है वो अगर हम माउंट करके देखेंगे तो हमको अलग अलग टाइप्स के सेल्स दिखाई देंगे। ये है हमारा प्लांट सेल, क्योंकि ऑनियन सेल है हमारा। ऑनियन सेल अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे ऐसे देखते हैं, दिस इज द ऑनियन सेल एंड व्हाट इज दिस, दिस इज योर चीक सेल, राइट। तो ऐसे आपको अलग अलग ऑर्गन सेल्स आपको दिखाई देते हैं। अगर आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ पर आपको ये दिखाई देता है, देखो यहाँ पर, दिस यू कैन सी ओवर हियर, राइट। यहाँ पर आपको ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, हाँ, सेल वॉल दिखाई दे रहा है आपको। और आपको यहाँ पर ब्रिक्स के टाइप का, देखो ये ब्रिक, एक ब्रिक, दो ब्रिक, यानी ब्रिक शेप का आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये आपको अलग दिखाई दे रहा है। थोड़े डॉट्स यहाँ पर बीच में आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर, और यहाँ पर भी थोड़े डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। थोड़े ब्रिक शेप के होते हैं, मतलब ऑनियन शेल आपको ब्रिक शेप का दिखाई दे रहा है। ये इरेगुलर शेप के होते हैं और उसमें बीच में एक डार्क कलर का स्पॉट आपको दिखाई देता है। अब ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। अगर स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल की बात करें तो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द सेल्स दे आर द सेम, बट देर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में थोड़े डिफरेंस हमको दिखाई देते हैं, मगर हम बात करते हैं सबसे पहले एनिमल सेल की। तो एनिमल सेल में सबसे पहले हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम, इट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट कवर्स द सेल। जो सेल के बाहर की साइड होता है, इट होल्ड्स ऑल द कंटेंट्स ऑफ द सेल टुगेदर एंड गिव्स शेप टू द सेल। इट अलाउस ओनली सम सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट। उसमें से थोड़े ही सब्सटेंसेस पास होते हैं, यानी जितनी ज़रूरत है वही, जो अनवांटेड है वो उसको आने ही नहीं देता। इसलिए सेल मेम्ब्रेन को वी कॉल इट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। and all materials that are enclosed in the cell membrane, it is called as protoplasm. So the protoplasm, it consists of many different components. तो प्रोटोप्लाज्म में कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं बाद में, मगर पहले बात करते हैं हम साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म का मतलब क्या है? साइटोप्लाज्म, इट इज़ द जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स द सेल। सेल के अंदर जो जेली टाइप का सब्सटेंस होता है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, इट कंटेन्स प्रोटीन, शुगर एंड सम ऑफ द कंपाउंड्स।
और साइटोप्लाज्म में इसके अलावा और बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स के दिखाई देते हैं जिसको हम कहते हैं एज ऑर्गेनेल्स। और ऑर्गेनेल्स जो भी होते हैं दे आर स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म दैट कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस इन द सेल। जैसे हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन होता है, डाइजेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, वैसे सेल के अंदर भी यही सारे डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सारे रेस्पिरेशन प्रोसेसेस हमारे सेल बॉडी सेल्स में भी चलते रहते हैं। उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। बाद में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। So nucleus controls all the activities of the cell। जैसे हमारा हार्ट है वो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन है जो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, वैसे ही न्यूक्लियस होता है वो पूरे सेल को कंट्रोल करता है। द न्यूक्लियस इट इज़ जनरली कौन से शेप का होता है, देखो यहाँ पर आपको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इट इज़ स्पेरिकल इन शेप एंड इट इज़ कवर्ड बाय थिन मेम्ब्रेन। और इस थिन मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसके अंदर ये जेली लाइक सब्सटेंस आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये जेली लाइक सब्सटेंस आपको जो दिखाई दे रहा है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। एंड उसमें आपको ये थ्रेड लाइक ऐसे थ्रेड जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ना स्ट्रक्चर्स, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, जो हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म में ऐसे ही तैरते रहते हैं। और जो क्रोमोसोम्स होता है व्हाट आर दे, द क्रोमोसोम्स दे कंटेन जीन्स, उसमें जीन्स होते हैं। और जीन्स इज व्हाट, इट होल्ड्स ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज नीडेड फॉर द सेल टू फंक्शन। सेल को अच्छे से फंक्शन करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारे इस जीन्स में होते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेट्स दैट वी इनहेरिट फ्रॉम आवर पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स से जो भी ट्रेट्स से, जो हमारे कैरेक्टर्स से जो हम थोड़े हमारे पेरेंट्स से आते हैं वो सारे इसी जीन्स में रहते हैं। So the nucleus it also contains structures called nucleolus। nucleolus ऐसे structures भी आपको दिखाई देते हैं। और ये आपको जो दिखाई दे रहा है these are the chromosomes। अब बात करते हैं और एक स्ट्रक्चर की जिसको हम कहते हैं एज माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है इट कैसा दिखता है, इट इज स्मॉल रॉड लाइक स्ट्रक्चर, रॉड जैसा दिखता है, विच इज़ प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। मैंने आपको बोला ना साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, वैसे एक ऑर्गेनेल हमारा है वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या करता है, सो these structures which are present in the cytoplasm in which food is oxidized, food यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो जाता है। और फूड ऑक्सीडाइज होता है तो क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। और अगर एनर्जी मिलती है इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अगर ऐसा मानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया वे वंस इंडिपेंडेंट बैक्टीरियाज that were swallowed by another cell. They were not digested but instead stayed on forming the symbiotic relationship with their host cell. So mitochondria को अपना ही खुद का जीन्स होता है। वैक्यूल्स की बात करते हैं तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है वो वैक्यूल है। वैक्यूल मतलब क्या, दे आर द स्टोरेज स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल। कुछ भी वाटर है, फूड है, इम्पॉर्टेंट दूसरे सब्सटेंसेस है, वो सब कुछ स्टोर कहाँ पर होता है, इट इज स्टोर्ड इन द वैक्यूल्स। बाद में हम दूसरे सेल स्ट्रक्चर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको कुछ इस तरह से दिखाई देता है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट फोल्ड्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इट कंसिस्ट ऑफ फोल्ड्स ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दैट फॉर्म्स channels in the cytoplasm. It is used to produce, process and transport materials. क्यों ये होता है, क्या काम करता है, तो ये प्रोड्यूस मतलब बनाता है, प्रोसेस करता है और उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। क्या ले जाता है, प्रोटीन्स और फैट्स ले जाता है एक जगह से दूसरी जगह तक। एंड सम एरियाज ऑफ जो हमारे साइटोप्लाज्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ER,
उसमें थोड़े ऐसे डॉट्स जैसे स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, वो डॉट जैसे स्ट्रक्चर्स पिंक्स में दिखाई दे रहा है ना, इसीलिए इसको हम कहते हैं एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये डॉट्स किसके होते हैं? राइबोसोम्स के होते हैं। और राइबोसोम्स क्या करता है? राइबोसोम्स प्रोटीन्स बनाता है। तो ये ऐसे डॉट्स जो होते हैं अगर इसमें होते हैं तो इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और जहाँ पर नहीं होता उसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन बनाता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो फैट्स बनाता है, लिपिड्स बनाता है। अब गोल्गी बॉडीज की बात करते हैं। तो व्हाट आर गोल्गी बॉडीज? गोल्गी बॉडीज दे आर स्टैक्ड ऑफ फ्लैटन स्ट्रक्चर्स, फ्लैट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आजू बाजू पाए जाते हैं। आपको ये थोड़े कॉम्प्लेक्स कॉम्पाउंड्स होते हैं। ये क्या काम करते हैं? तो ये पैकेजिंग का काम करते हैं। दे आर मॉडिफाइड एंड पैकेज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट बाय गोल्गी बॉडीज। कुछ भी आपका यहाँ प्रोड्यूस होता है, किसी को भी ज़रूरत होती है तो गोल्गी बॉडी से वो उनको ले जाता है पैक करके। फिर लाइजोसोम्स की बात करते हैं। तो लाइजोसोम्स क्या है? दे आर स्मॉल पैकेट लाइक स्ट्रक्चर्स दैट ब्रेक अवे फ्रॉम द गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज से टूटे हुए थोड़े ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, जिसमें एंजाइम्स होते हैं। इट कंटेन्स सर्टेन एंजाइम्स। तो एंजाइम क्या करता है? दे आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग ओल्ड ऑर्गेनिल्स। जो ऑर्गेनिल्स ओल्ड हो गए हैं, उसमें फॉरेन मटेरियल्स आ गए हैं थोड़े बॉडी के सेल के अंदर, तो ये लाइजोसोम है उनको डाइजेस्ट कर लेता है। सो दे आर ऑल्सो यूज्ड बाय स्पेशल सेल्स to digest bacteria and dead or old cells. So this is the lysosome. बाद में बात करते हैं हम सेंट्रोजोम की। तो ये सेंट्रोजोम होते हैं, सेंट्रोजोम्स विथ सेंट्रियोल्स। सेंट्रोजोम्स होते हैं विथ देयर आर 2 सेंट्रियोल्स विथ देम। उनके पास 2 सेंट्रियोल्स विच इज़ फाउंड इन एनिमल सेल, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में, और ये हमको सेल डिवीजन के टाइम हेल्प करता है। सो ऐसा होता है आपका, और सेल डिवीजन के टाइम डिवाइड होने में वो मदद करता है। सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर। सो मीट यू विद द न्यू अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्लांट सेल्स। एनिमल सेल की तो बात कर ली हमने, अब नेक्स्ट टाइम प्लांट सेल की बात करते हैं, और फिर सेल ग्रोथ और सेल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं। तो here we come to the end of the chapter as a topic today. So meet you with the new topic that is about the structure of the plant cell. So till then, bye bye students.